नाज़रीन आदाब, कैसे हैं आप? उम्मीद है अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आपको अच्छा रखे। मुगलिया सल्तनत के बानी ज़हीरुद्दीन बाबर ने कहा था, बाबर ऐश कोश के आलम दोबारा नीस्त। और मिर्ज़ा गालिब ने एक शेर कहा जिसके मिस्से के का आखिरी हिस्सा है कि बैठे हैं हम तहिया तूफ़ान किए हुए। फिर किसी और ने एक और भी कुछ कहा, उन्होंने कहा खसकब जहाँ पाक। आज का व्लॉग इसी जानिब घूमता है। मुझे आप जानते हैं, मैं हूँ एजाज अहमद और मेरे व्लॉग को आजकल आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हैं, जिसका शुक्रिया भी अदा करता हूँ। नाज़रीन, आज सारा दिन मतलब मैं अपने काम में मसरूफ़ था। उसके बाद जब मैंने ट्विटर देखा, व्लॉग्स देखे, खबरें देखी, तो एक तूफ़ान मचा हुआ था और वो वाकई राइटली सो तूफ़ान मचा हुआ था, क्योंकि जो जस्टिस मंसूर अली शाह ने किया है उसके नतीजे में ये जो तबसरे हैं ये मुकम्मल तौर पर दुरुस्त साबित होते हैं, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने एक ऐसा काम किया है जो शायद नहीं करना चाहिए था। क्योंकि अगर उससे तासुर ये उभरता है कि मुझे आपने निकाला, मैं आपको निकालूंगा, तासुर ये निकलता है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब खुद जो हैं वो मुतासरा फरीक हैं 26वीं आईनी तरमीम के, लिहाजा वो 26वीं आईनी तरमीम के ख़िलाफ़ जो भी करेंगे वो कानूनी तौर पर तो शायद दुरुस्त होगा, लेकिन जो रवायत है, कानून की रवायत है, वो पार्लिमानी रवायत है, कानून की रवायत है, अखलाकी रवायत है, उसमें एक पार्टी है तो उनका पर्सनल वेनम, पर्सनल वेंडेटा झलकता है। उन्होंने, आपको याद है, वो एक कस्टम एक्ट का केस था, उसके बाद वो केस लगाया गया था बेंच के पास, एक बेंच के खिलाफ जिसको बेंच के साथ पास जिसको मंसूर अली शाह साहब हेड करते थे। फिर वो वापस ले लिया कमेटी ने और आईनी बेंच में चला गया, क्योंकि उस पर कुछ आईनी सवालात थे। और एक रजिस्ट्रार, एडिशनल रजिस्ट्रार जो हैं लीगल, उनको तकरीबन नौकरी से फारिग कर दिया गया था। तौहीन अदालत का नोटिस उनको दे दिया गया था, OST वो बना दिए गए हैं, लेकिन फिर आज वो नोटिस तो उन्होंने वापस ले लिया, लेकिन उन्होंने कुछ जुमले ऐसे लिख दिए। मिसाल के तौर पे उन्होंने जो है वो एक तो जो दोनों कमेटियाँ, प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट कमेटी और जो आईनी अदालत में केसेस फिक्स करने वाली कमेटी है, उसके हवाले से उन्होंने जो है वो खासे सख्त मार्क्स लिखे और उन्होंने कहा कि ये दोनों कमेटियाँ जो है ये बादिउन नज़र में तौहीन अदालत की मुर्तकब हुई है। बादिउन नज़र जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जिसको आप लिख कर आप कुछ भी कह दें, किसी पर कोई इल्ज़ाम धर दें, तो आप पकड़ाई में नहीं आएंगे। लेकिन लीगल मामला है तो लीगल मामले में आपको ख़ास तौर पर मेरी जो लॉ की अंडरस्टैंडिंग है, चूँकि मैंने लॉ अल्लाह का शुक्र है पढ़ा है, बस डिग्री नहीं ले सका था कुछ हालात की वजह से। लॉ को मैंने प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन रिपोर्टिंग की है उसकी, और रिपोर्टिंग भी बहुत तवील अरसा की है, अभी भी करता हूँ। ये जो लीगल अरेंजमेंट है, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट है, एक तो आइन क्या कहता है, मुख्तलिफ हवालों से गाइड करता है आपको कि किस मामले में क्या होना है। आपकी स्टेट लाइफ, आपकी सोशल लाइफ, आपकी ह्यूमन राइट लाइफ, तमाम चीज़ों को वो रेगुलेट करता है, लेजिस्लेशन को रेगुलेट करता है, गाइड करता है, गाइडिंग प्रिंसिपल्स तय करता है। लेकिन साथ साथ ये जो सुप्रीम कोर्ट बनाई है, ये एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल, एक ऐसा लीगल अरेंजमेंट है जिसने आपके वफाक को, चूँकि पाकिस्तान एक वफाक है, मुख्तलिफ जो है वो ज़बानें बोलने वाले, मुख्तलिफ कल्चर्स से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का एक वफाक है। उसमें चारों सूबों से जज आते हैं और मुख्तलिफ ज़बानें बोलने वाले भी आते हैं। ये अरेंजमेंट इसलिए किया जाता है कि किसी सूबे की कोई शिकायत ना हो। पाकिस्तान में बदकिस्मती से सुप्रीम कोर्ट में अक्सर जो है वो खुद ह्यूमन राइट्स पर भी अमल नहीं होता, हालांकि ह्यूमन राइट्स कोर्ट है, लेकिन लेजिस्लेटिव मामलात में बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसी होती हैं जो कहीं ना कहीं डायरेक्टेड दिखाई देती हैं। खुद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस आयशा मलिक और कुछ और जजेस पर ये इल्ज़ाम आयद किया जाता है बाज़ हल्कों की जानिब से कि वो PTI की लाइन टोक करते हैं, बानी PTI के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं, और फिर अमेरिका के दौरों की कहानियाँ बयान की जाती हैं और कुछ भी कहा जाता है। मेरे नज़दीक जजिस के बारे में इस तरह की राय नहीं देनी चाहिए, क्योंकि आज जज अगर बुरे मकसद के लिए कर रहा हो तो कल हो सकता है अच्छे मकसद के लिए कर रहा हो, लेकिन
आज मंसूर अली शाह साहब की बतौर जज अगर कारकर्दगी देखें तो बहुत उम्दा कारकर्दगी है, लेकिन वो इस वक्त एक इंतकामी रवैये में दिखाई देते हैं, कुछ लोगों का ये कहना है। तो वो उसकी अगर वो दुरुस्त भी कर रहे हों तो उसको इंतकाम से जोड़ दिया जाएगा, उसको पर्सनल वेंडेटा से जोड़ दिया जाएगा, उनको ज़ाती शिकायत से जोड़ दिया जाएगा, जो जोड़ा जा भी रहा है। तो बहरहाल उसके बाद फिर ये एक और बेंच के पास चूँकि आईनी अदालत लगी थी, जमात की दरख्वास्त लगी थी, वो नज़र अब्बास साहब की जो एडिशनल रजिस्ट्रार है लीगल, तो उन्होंने वहाँ कहा कि जी चूँकि मामला निपटा दिया, जस्टिस मंसूर अली शाह ने नोटिस वापस हो गया। आज मंसूर अली शाह साहब ने नोटिस भी वापस ले लिया था, तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी तौहीन अदालत की दरख्वास्त वापस लेना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि आप उस बेंच ने कहा कि आप अपनी दरख्वास्त वापस लीजिए, लेकिन ये मामला वापस नहीं लिया जा सकता क्योंकि अब इसमें जज हजरात ने बड़े सख्त से मार्क्स दिए। जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस पर भी तौहीन अदालत लग गई है। बादियो नज़र में जब वो ये कहते हैं कि प्रोसीजर एक्ट एंड प्रैक्टिस एक्ट कमेटी जो है वो तौहीन अदालत की मुर्तकिब हुई है, और फिर आईनी अदालत की जो कमेटी है केसेस फिक्स करने वाली, तो इसका मतलब ये है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की कमेटी है उसको तहत करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो क्या आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर तौहीन अदालत का इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं? दूसरी कमेटी को हेड करते हैं जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब। तो क्या आप आईनी अदालत के सरबराह को भी या आईनी बेंच के सरबराह को भी आप इस पर कह रहे हैं? फिर एक सवाल आईनी तौर पर यह है कि क्या जज जो है वो अपने ब्रदर जजिस को, क्योंकि आइन ये कहता है, आइन ये कहता है कि जो जजेस हैं वो उनके कंडक्ट को आप ज़ेर बहस नहीं ला सकते, उनके फैसलों को ज़ेर बहस ला सकते हैं, लेकिन उनके फैसले भी उनको कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल होता है। इसीलिए जो है वो माजी के बहुत सारे फैसले वो उड़ा दिए जाते हैं, लेकिन जजेस को सज़ा नहीं दी जाती, क्योंकि वो जज को हासिल होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल कवर हासिल होता है। यहाँ जस्टिस मंसूर अली शाह ने आइन में तरमीम करने की कोशिश की है मेरी नज़र में, कि उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कवर वो ख़त्म करने की कोशिश की है। भाई जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी है उसमें भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, तमाम मेरे नज़दीक मौजूद जजेस हैं, और आईनी अदालत से मुतालिक जो कमेटी है आईनी मुकदमात से मुतालिक वो भी जजेस है। फिर जस्टिस मंसूर अली शाह खुद माजी में वो तनख्वाह का या कुछ सैलरी रोकने का या बढ़ाने का कोई एक मामला था, मुझे याद है, उसमें उन्होंने कई केसेस जो है ना वो तंजिया अंदाज में तबसरे करके और वो भिजवा दिए थे आईनी अदालत को। जस्टिस आयशा मलिक ने भी उनके साथ तबसरे किए थे। तो इसका मतलब ये है कि आपके अपने मकासद जो है ना वो और ये बहुत सारे लोग तबसरा कर रहे हैं कि आपके मकासद जो है वो कुछ और हैं, और लेकिन जो इसका इफेक्ट है मेरे नज़दीक वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट बदनाम हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में आपको याद होगा एक मरतबा माजी में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में सुप्रीम कोर्ट को तकसीम कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट में क्वेटा रजिस्ट्री में जस्टिस सज्जाद अली शाह जो चीफ जस्टिस है उनके खिलाफ एक कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट की गई थी। हालांकि जो सुप्रीम कोर्ट के कवानीन हैं और कवायद हैं वो ये कहते हैं कि रजिस्ट्री पर एक पोस्ट ऑफिस होती है, उसमें आप पिटीशन एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उसको आपको आगे भेजना होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन तो उसमें नहीं हो सकती। जो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से मुतालिक होती हैं, कुछ सरकारी महकमों के खिलाफ शिकायत होती है, वो आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। लेकिन जस्टिस नासिर जाहिद साहब ने ये किया था और फिर उसके नतीजे में सज्जाद अली शाह साहब फारिग हो गए थे। तो फिर आज जो है वो एक तो मंसूर अली शाह साहब के इस तबसरे के बाद जो है वो जब जस्टिस जमाल बंदोखेल ने ये मार्क्स दिए कि उन्होंने कहा कि हमारे सामने दरख्वास्त लग चुकी है, आप दावा वापस ले सकते हैं लेकिन दरख्वास्त नहीं। यानी उन्होंने कहा कि आप अपना दावा वापस ले लें जो आपने किया है, लेकिन दरख्वास्त वापस नहीं ले सकते। और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह भी ऑर्डर कर दिया कि ये फुल कोर्ट बनाई जाए। वो जुडिशल ऑर्डर ही है एक तरह का, लेकिन फुल कोर्ट बनाना तो चीफ जस्टिस का इख्तियार है। चीफ जस्टिस के इख्तियार में ये मदाखलत फुल कोर्ट भी नहीं कर सकती, कोई बेंच नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि आपने चीफ जस्टिस को डायरेक्ट किया है, तो क्या चीफ जस्टिस को डायरेक्ट किया जा सकता है आइन के तहत? ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। तो उसमें जस्टिस जमाल बंदोखेल साहब ने ये नुक्ता भी उठाया कि क्या तौहीन अदालत के मुर्तकिब अरकान जो हैं वो सारे फुल कोर्ट पे तो क्या वो भी बैठेंगे? यानी जो आईनी अदालत के जजेस हैं या जो रेगुलर उसमें बेंच पर भी हैं, क्या वो तमाम 17 स्ट्रेंथ है, क्या वो सब के सब बैठेंगे? अगर वो मुल्जिम है तो वो कैसे बैठेंगे? और फिर 26वीं आईनी तरमीम तो में तो खुद मंसूर अली शाह साहब मुतासरा फरीक है, तो वो कैसे सुन सकते हैं?
जस्टिस मदर मोहम्मद अली साहब ने भी एक चंद रिमार्क्स दिए और उनके रिमार्क्स भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उन्होंने ये कहा कि शफाफ ट्रायल का हक सबको है लेकिन शायद जजिस को नहीं। ये आप देखिए कि आपके अपने तबसरों के बायस आपके अपने साथी जो है वो क्या कह रहे हैं। तो उन्होंने ये कहा कि जजिस को बगैर नोटिस और मौक़िफ़ सुने ही तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया, जिस पर जस्टिस शाहिद वहीद ने ये रिमार्क्स दिए कि जिस अदालती हुक्म पर तबसरा हो रहा है वो तो किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। यानी ये सारा मामला जो है ना बस एक पंजाबी में एक लफ्ज़ है पब्बल पूसा उसमें पड़ा हुआ है। जस्टिस असद मिनल्ला साहब ने भी इसमें रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सवाल उठाया कि मामला चीफ जस्टिस को क्यों भिजवाया गया। उन्होंने कहा कि बेंच को लगा था कि तौहीन अदालत जजिस कमेटी ने किए तो शुकौत जारी करना चाहिए था। चीफ जस्टिस समेत किसी को नोटिस करने पर कानून में कोई कदगन तो नहीं है, लेकिन बेंच ने जस्टिस मंसूर अली शाह के फैसले पर सवाल भी उठाए। और जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स देते हुए चीफ जस्टिस को कहा कि चीफ जस्टिस को तौहीन का मुर्तकिब कहकर उन्हें फुल कोर्ट बनाने का कहा गया है, तो क्या तौहीन अदालत का मुलजिम चीफ जस्टिस खुद ये बेंच बना सकता है? ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। बहरहाल अब इसमें नाज़रीन आप हम माजी में क्या जाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि आइन तोड़ा जा रहा है, कौन तोड़ रहा है? ये जो लोग आइन और कानून को जानते हैं उनको इसके ऊपर सीरियस डिबेट करनी चाहिए। अब वो मैंने शुरू में कहा था नाज़रीन के बाबर बायश कोश के आलम दोबारा नीस्त, इस पर की पहले वजाहत कर देते हैं। कई दिन से ये मामला चल रहा है लेकिन चीफ जस्टिस साहब खामोश हैं। चीफ जस्टिस साहब को आगे बढ़ना चाहिए था। आप फुल कोर्ट आप मीटिंग बुला लेते, आप फुल कोर्ट नहीं बुलाते, आप जजिस की मीटिंग बुला लेते, तमाम जजिस की, उसमें ये मामला रखते तो मामला हो सकता था। मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस साहब की या तो तबीयत अगर ख़राब है तो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। अगर वो दूसरी खबर दूसरी कि उनके साहबजादे आए हुए हैं तो साहबजादे की आमद अपनी जगह, लेकिन कौम और मुल्क ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। साहबजादे के साथ वक्त गुजारिए ज़रूर गुजारिए, लेकिन ये मामला तय करने के बाद बहरहाल एक इम्पॉर्टेंट मामला अब सुप्रीम कोर्ट पर सारी दुनिया में उंगलियाँ उठ रही हैं और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हुकूमत के मकासद हल हो गए। तो वो जो मैंने आपसे अर्ज़ की थी कि वो जो खसकम जहाँ पाक, तो हुकूमत ये सोचती है और पता नहीं कैसी हुकूमत है कि वो एक ढीली ढाली आईनी तरमीम करके और ये तमाम मसाइल क्रिएट करके साइड पर बैठी हुई दही खा रही है। तो उनका तो ये है कि खसकम जहाँ पाक जो भी कामयाब होगा उसे जान छूटेगी, लगता है ऐसे ही है। लेकिन वो मंसूर अली शाह साहब के बारे में मिर्ज़ा गालिब कह गए हैं। उन्होंने ये कहा है कि गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश इश्क में, गालिब हमें न छेड़ के फिर जोश इश्क में, बैठे हैं हम तहैया तूफ़ान किए हुए। तो जस्टिस मंसूर अली शाह का तूफ़ान का तहैया भी दिखाई देता है। जस्टिस आयशा मलिक उनके साथ बहुत वाज़ेह तौर पर दिखाई देती हैं, क्योंकि उन्होंने वो जो कस्टम एक्ट से मुतालिक एक बेंच बना था आईनी अदालत में, उससे ख़ुद को अलग कर लिया है और ये वादे करता है कि जजिस की तकसीम जो है वो ज़ाती बुनियादों पर नज़र आ रही है। इस पर फिर कभी बात करेंगे। अब नाज़रीन ज़रा आगे चलते हैं मलिक रियाज साहब वाली खबर की जानिब। बैरिया टाउन कराची के हवाले से नैब ने एक इश्तार जारी किया है। नैब ने अपने इश्तार में ये लिखा है कि मलिक रियाज के हवाले से बैरिया टाउन कराची में धोखाधड़ी और फ्रॉड की तहकीकात का हम कर रहे हैं और जो मुतासरीन हैं उनके वो अगले 30 रोज़ के अंदर अंदर हमें अपना रिकॉर्ड भेजें और हम तहकीकात मुकम्मल करेंगे। यानी मलिक रियाज के बच निकलने का चांस, उनका वो जो आखिरी बयान था और वो दूसरी दफ़ा उन्होंने दिया, उनको कुछ दोस्तों ने समझाया भी था कि आपको तो कोई अप्रूवर बनाने की कुछ कार्रवाई होती है जो नहीं हुई इस केस में। मलिक रियाज से फिर किस बात की का अप्रूवर उनको बनाना है, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड को तो फैसला सुनाया जा चुका। तो अप्रूवर बनाने का उनका मरहला तो गुजर गया, लेकिन फिर भी वो ये कहते हैं कि जनाब मेरे सीने में नाज दफन है, तो दफन है तो बताइए, आप भी सज़ा भुगतिए ना, क्योंकि आप उसके बुनियादी मुलजिम हैं। बहरहाल अब देखते हैं ये ऊँट किस करवट बैठता है। अब चलते चलते वो छोटी सी खबर, छोटी नहीं है, बड़ी खबर है। वो CTA है इस्लामाबाद में के माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ का भी ज़िम्मेदार, उसमें माहौलियात सेक्रेटेरिएट भी है और पता नहीं क्या क्या है, और इस्लामाबाद की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का भी वो ज़िम्मेदार है। हर बड़े शहर में होती है डेवलपमेंट अथॉरिटी। CTA ने पार्लियामेंट लॉजिस में कुछ के इर्द गिर्द कुछ नायाब दरख्त हैं, उससे वो नायाब दरख्त कटवाना शुरू कर दिए हैं। कई सौ दरख्त कट चुके हैं, कई दर्जन दरख्त कट चुके हैं। यानी वो कहते हैं कि यहाँ पार्किंग बनानी है। पार्किंग बनाने के लिए क्या नायाब दरख्तों का काटना ज़रूरी है?
اور کیا ماحولیات کو تباہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے تو یہ لگتا ہے کہ سی ڈی اے سمجھتی ہے کہ ماحولیات کی کوئی اتنی ضرورت نہیں ہے، پارکنگ ہونی چاہیے بڑے لوگوں کے لیے۔ اب دیکھتے ہیں بڑے لوگ اس پہ ریئیکٹ کرتے ہیں یا نہیں، کیونکہ سارے لوگ جو ہے وہ پارلیمان میں بیٹھ کر، جن کے لیے یہ پارکنگ بن رہی ہے، وہ پارلیمان میں بیٹھ کر ماحولیات کا بڑا تذکرہ کرتے ہیں۔ ایک سینیٹر صاحب فرماتے تھے وہ جی پانی بڑا مسئلہ ہے، پانی ماحولیات سے جڑا ہوا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جناب میں نے تو شاور سے نہانا بند کر دیا ہے، میں بالٹی سے نہا لیتا ہوں کیونکہ شاور سے پانی زیادہ خرچ ہوتا ہے۔ تو یہاں آئیے، یہاں آ کر ماحولیات کو بچائیے، درختوں کو کٹنے سے بچائیے۔ خدا حافظ۔